स्टार्ट है सर। हेलो, सही है। स्टार्ट। चलो बेटा, कैसे हो बेटा? अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट नंबर, परिवहन संख्या। ओके, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हेडिंग तो आपने लिखी है ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर जैसे अपने कहा था, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? स्मॉल एन। ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन यानी ट्रांसफर होना। इसका मतलब क्या ट्रांसफर होना? हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है अपना, वैद्युत अपघटन चालक होता है, उसमें क्या होता है, जो आयन्स होते हैं, आयन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? और हमें पता है आयन जब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं तभी तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्लियर? इसी वजह से इस कैरेक्टर को बोलते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर होना। क्लियर? ठीक है। और हमें पता है जो टोटल करंट पास होगा उसमें हमें पता है कैटायन और एनायन दोनों का रोल होता है, नहीं होता? होता है। तो बस इसी बात को दोनों के लिए डिनोट किया जाता है बेटा कि जो टोटल करंट होती है उसमें कैटायन और एनायन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन व ऋणायन की परिवहन संख्या। क्लियर? ठीक है बच्चों, आपको याद है जैसे लास्ट लेक्चर में अपने फॉर्मूला भी लिखा था कैटायन की ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहते हैं, IA अपॉन IA प्लस IC। फॉर्मूला हमने लिखा था कल वाले लेक्चर के लास्ट में, दोबारा लिख रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, अगर एनायन की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा बेटा? जैसे इसके रेस्पेक्ट में बात करें, ये कैटायन के लिए है, एनायन के लिए बात करें तो अपन क्या कहेंगे, IA अपॉन IA प्लस IC। याद है ना? ठीक है। और अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट में मैंने कहा था जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, सेम एज मोल फ्रैक्शन। अपनी ट्रिक याद है ना बेटा? जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, मोल भिन्न होता है उसके जैसे। कैसे? मोल फ्रैक्शन में मैंने एक ट्रिक बताई थी, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। क्लियर? वैसे ही क्या कहेंगे, खुद के थ्रू पास्ट करंट अपॉन सबके थ्रू पास्ट करंट। कैसे? कैटायन की बात करें, धनायन की बात करें तो क्या होगा, खुद के थ्रू पास्ट करंट यानी खुद कितना करंट फ्लो करेगा अपॉन सब कौन है, कैटायन और एनायन। वैसे ही एनायन की बात करें तो खुद के थ्रू पास्ट करंट अपॉन सबके थ्रू पास्ट करंट। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहाँ पे आई मैंने क्या कहा था, कैटायन और एनायन के थ्रू पास जो करंट होगी धनायन व ऋणायन के द्वारा प्रवाहित धारा। और NC और Na क्या है, कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन व ऋणायन की परिवहन संख्या। क्लियर? ठीक है। एक हमें पता है करंट फ्लो होने में आयनों की जो गतिशीलता होती है, मोबाइलिटी होती है, स्पीड होती है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? जिस आयन की स्पीड ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोड पर जल्दी जाएगा, फास्टली जाएगा, रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, करंट फ्लो ज्यादा होगा। और इस कैरेक्टर को बोलते हैं, स्पीड को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोबाइलिटी से बेटा। ठीक है, मोबाइलिटी, गतिशीलता। इसका मतलब क्या कहेंगे, जिस आयन की मोबाइलिटी ज्यादा है, सीधी सी बात है, वो करंट फ्लो ज्यादा करेगा, नहीं करेगा? करेगा। क्लियर? तो आपको याद है अपन ने कहा था क्या, किसी आयन के थ्रू जो पास्ट करंट होती है वो आयन की मोबाइलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन ने क्या लिखा था, कैटायन के थ्रू पास्ट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन की मोबाइलिटी, और एनायन के थ्रू पास्ट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन की मोबाइलिटी। यहां पर जो V है, VC एंड VA, इसको अपन ने कहा था कैटायन एंड एनायन की मोबाइलिटी। ठीक है, धनायन व ऋणायन की गतिशीलता, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्लियर? यहां तक अपन ने बात की थी बेटा लास्ट लेक्चर में। ओके, आगे बात करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग कर दी? ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करते बेटा। देखो नॉर्मली क्या करेंगे, जो आयंस की जो क्या कहा हमने मोबाइलिटी होती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से अगर हम कोरिलेट करें तो अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मोबाइलिटी ज्यादा होगी किसी आयन की, परिवहन जगह से गतिशीलता ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो करंट फ्लो ज्यादा करेगा, करंट फ्लो ज्यादा करेगा तो उसकी कंडक्टेंस चालकता भी ज्यादा होगी, नहीं होगी? होगी बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबाइलिटी ऑफ आयन। क्या कहेंगे, यानी अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकित चालकता उसकी गतिशीलता के समानुपाती होती है। क्लियर? ठीक है बेटा, स्टेटमेंट लिखो। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
the equivalent conductance of any ion at infinite dilution, the equivalent conductance of any ion at infinite dilution, the equivalent conductance of any ion at infinite dilution is directly proportional to the equivalent conductance of any ion at infinite dilution is directly proportional to mobility of ion, is directly proportional to mobility of ion. फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या कहेंगे? The equivalent conductance of any ion at infinite dilution is directly proportional to mobility of ion. Okay? हिंदी में लिखो, अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की गतिशीलता के, अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनंत तनुता पर किसी आयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। ओके, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, हमें पता है आयन हमारे पास क्या दो प्रकार के हैं, यहाँ पर एक कैटायन और दूसरा एनायन, यानी धनायन व ऋणायन। ओके, तो दोनों के तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन किसके लिए, कैटायन के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, उसकी मोबाइलिटी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीसी। क्लियर। और ये जो प्रोपोर्शनल साइन होता है बेटा, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा, कौन सा, फैराडे कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, एफ वीसी। क्लियर, ठीक है। वैसे ही हम बात करें दूसरा हमारे पास आयन कौन है बच्चों, एनायन, यानी ऋणायन की बात करें तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, एनायन यानी ऋणायन की गतिशीलता। क्लियर। और यहां भी हम क्या करेंगे, इसको देखो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट, वही फैराडे कांस्टेंट एफ यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ वी ए। क्लियर। ये तो अपन ने बात की दोनों अलग अलग आयनों के लिए, कैटायन और एनायन यानी धनायन व ऋणायन के लिए तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। क्लियर। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, वैद्युत अपघट्य के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें पता है पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, उसके कैटायन प्लस एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम, यानी पूरे वैद्युत अपघट्य के लिए तुल्यांकी चालकत्व का मान क्या होता है, उसके धनायन प्लस ऋणायन की तुल्यांकी चालकत्व का मान। क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं, लैम्डा इक्यू एट इनफाइनाइट इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट किसके लिए, कैटायन के लिए, प्लस क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट किसके लिए बेटा, एनायन के लिए। क्लियर। ठीक है। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, लैम्डा इक्यू कैटायन, लैम्डा इक्यू कैटायन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ वीसी प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ वीए। और अगर मैं एफ को कॉमन लूं तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्यू किसके लिए, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एफ को कॉमन ले तो क्या लिखेंगे, वीसी प्लस वीए। क्या कहा, समझ में आया, यस और नो। क्लियर। नोट करो बेटा। और यहां हमें पता है एफ क्या होता है बच्चों, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट हमें पता है 1 फैराडे क्या होता है, अरे 96500 कूलम होता नहीं होता, क्या होता है 1 फैराडे हमें पता है क्या होता है बच्चों, 96500 कूलम, 96,500 कूलम। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन, देखो एफ की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 96,500, और क्या लिख सकते हैं, VC प्लस VA। क्लियर। ये हमें क्वेश्चंस में 96,500 के टर्म में काम में लेना है। क्लियर। नोट करो बेटा।
लिया बेटा नोट, कर लिया क्या? ठीक। अभी कर रहा था, अब आ रही है? चेक करो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज तो आ रही है ना? ठीक है। तो अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो जैसे अपने दो तीन फॉर्मूले अपने लिखे हैं, तो अपने दो तीन फॉर्मूले अपने लिखे थे, तो क्या करना है, केटाइन और एनाइन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो सभी फॉर्मूलों को अगर अपन एक साथ लिखे तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था, एन ट्रांसपोर्ट नंबर अपन ने क्या लिखा था, केटाइन के लिए बात करें तो खुद के थ्रू पास्ट करंट अपॉन सबके थ्रू पास्ट करंट, यानी एनसी इक्वल टू क्या होगा, आईसी अपॉन आई ए प्लस आईसी। क्लियर? आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, वी के, तो क्या लिखेंगे, वीसी अपॉन वी ए प्लस वीसी। वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा इक्यू के, तो क्या लिखेंगे, वीसी की जगह लेमडा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इसके लेमडा इक्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या लिखेंगे, केटाइन के लिए लेमडा इक्यू अपॉन वी ए की जगह एनाइन के लिए लेमडा इक्यू और फिर से लेमडा इक्यू फॉर केटाइन। क्लियर? ठीक है। अब अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, जैसे एनाइन के रेस्पेक्ट में बात करें तो एनाइन की ट्रांसपोर्ट नंबर को अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, यानी आई ए अपॉन क्या लिखेंगे, फिर से आई ए प्लस आई सी। यस और नो? और हमें पता है आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई की अगर अपन बात करें तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई की अपन बात करें तो हमें पता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वी के, तो क्या लिख सकते हैं अपन, वी ए अपॉन क्या लिखेंगे, वी ए प्लस वी सी। यस और नो? और हमें पता है वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रे, लेमडा के, तो क्या लिखेंगे, लेमडा इक्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन किसके लिए, एनाइन के लिए, अपॉन लेमडा इक्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एनाइन के लिए, प्लस लेमडा इक्यू इनफाइनाइट डायल्यूशन किसके लिए, केटाइन के लिए। क्लियर? अगर मैं इन दोनों का रेशियो कर दूं तो बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, एनसी अपॉन एनए। देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे, आई ए प्लस आई सी, आई ए प्लस आई सी सेम है, तो क्या लिखेंगे, आई सी अपॉन आई ए। यस और नो? होंगे बच्चों? ये देखो वी ए प्लस वी सी, वी ए प्लस वी सी सेम है या नहीं है, सेम है, तो क्या लिखेंगे, वी सी अपॉन वी ए। क्लियर? ठीक है। ये दोनों देखो आपस में कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे, तो क्या बच गया, लेमडा इक्यू, लेमडा इक्यू किसके लिए, केटाइन के लिए, अपॉन में क्या लिखेंगे, लेमडा इक्यू किसके लिए बेटा, एनाइन के लिए। क्लियर? यानी आपस में इनको मिलाकर कंप्लीट फॉर्मूला कैसे बनाना है, अलग से रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, वैसे ही जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे उनको आपस में कंपेयर करके अपन लिख सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, नोट करो बेटा।
कर लिया बच्चों नोट? हाँ चेक कर। चलो बेटा कर लिए नोट? अरे वो जान दे। चलो ये अपने बात की ट्रांसपोर्ट नंबर की क्या होता है, कैसे होता है, इस पर अगर अपन क्वेश्चन डिस्कस करें हमें कैसे पूछ सकता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, द मोबाइलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, द मोबाइलिटी ऑफ Ag plus, the mobility of Ag plus and NO3 minus ion, the mobility of Ag plus and NO3 minus ion are 5.7 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second and 6.3 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second respectively. बोर्ड पे डाटा कंफर्म करते रहना बेटा। The mobility of Ag plus and NO3 minus ions are 5.7 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second and 6.3 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second respectively at infinite dilution। वो तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखो तो क्या लिखा था, मोबाइलिटी ऑफ Ag plus and NO3 minus, the mobility of Ag plus NO3 minus ions are 5.7 multiplied by 10 to power minus 3 and 6.3 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second respectively। लिख लिए? then calculate the equivalent conductance, of AgNO3, then calculate the equivalent conductance of AgNO3, calculate the equivalent conductance of AgNO3 at infinite dilution, calculate the equivalent conductance of AgNO3 at infinite dilution। लिख लिए? क्या लिखा बेटा? श्योर कर लेना। देखो बच्चों दोबारा बोल रहा हूं, मैच कर लेना। क्या? द मोबाइलिटी ऑफ Ag plus and NO3 minus ions are 5.7 multiplied by 10 to power minus 3 and 6.3 multiplied by 10 to power minus 3 centimeter per second respectively। Clear? Then calculate the equivalent conductance of AgNO3 at infinite dilution। Clear? हिंदी में लिखो, Ag plus तथा NO3 minus आयनों, Ag प्लस तथा NO3 माइनस आयनों की गतिशीलता, Ag प्लस तथा NO3 माइनस आयनों की गतिशीलता क्रमशः 5.7 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5.7 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड तथा 6.3 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। लिख लिए? तो अनंत अनुता पर, AgNO3, अनंत तनुता पर AgNO3 की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। अनंत तनुता पर AgNO3 की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। अनंत अनुता पर AgNO3 की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। ठीक है, श्योर कर लेना। Ag प्लस तथा NO3 माइनस आयनों की गतिशीलता क्रमशः 5.7 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड व 6.3 गुणा 10 की घात माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अनंत तनुता पर AgNO3 की तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करो। क्लियर? लिख लिए बच्चों? चलो बात करते हैं बच्चों कैसे करना। सबसे पहले देखो AgNO3 की बात कर रहा है, AgNO3 की बात कर रहा है। हमें पता है AgNO3 बच्चों क्या होता है, Ag प्लस और NO3 माइनस, दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या, यानी तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें किसके लिए, AgNO3 के लिए, तो हमें पता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इसके आयनों के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा EQ इनफाइनाइट किसके लिए,
Ag प्लस और प्लस क्या लिखेंगे लेमडा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा NO3 माइनस। यस और नो, ये तो काम हुआ जो कोल्डहाउस लॉ हमने पढ़ा था बेटा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोर्ट नंबर से बेटा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेटा मोबाइलिटी, v का मान हमें दे रखा है, मोबाइलिटी यानी गतिशीलता का मान हमें दे रखा है। तो हमें पता है लेमडा EQ की हम बात करें तो आपको याद है अभी हमने लिखा था ये क्या होता है एफ वी किसके लिए, Ag प्लस के लिए, और प्लस क्या होगा बच्चों FV, ये किसके लिए, हमें पता है दूसरा आयन कौन है NO3 माइनस। क्लियर, F को अगर हम कॉमन लें तो क्या लिख सकते हैं बेटा F किसके लिए लिखेंगे, ये कॉमन आ गया तो गतिशीलता मोबाइलिटी किसकी Ag प्लस की, प्लस क्या लिखेंगे बेटा NO3 माइनस के लिए। क्लियर, और हमें पता है F क्या होता है 960 500, तो क्या लिखेंगे बेटा ये किसके लिए V Ag के लिए, और प्लस क्या लिखेंगे V NO3 माइनस के लिए। बात समझ में आ गई क्या। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, देखो ये हमें दे ही रखा है बस, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे 960 500, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है बेटा Ag प्लस आयन के लिए 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3 प्लस NO3 माइनस आयन के लिए कितना दे रखा है रे 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3, और ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्लियर, ठीक है। यहां से अपन क्या कह सकते हैं 960 500 मल्टीप्लाई बाई, इसको अपन क्या कर सकते हैं 6 5 11 और कितना हो गया बेटा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों देखो तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या लिखेंगे देखो 20, तो ऐसा कैसा, ये 20 12 को 5 से करें तो कितना आएगा 60, पावर कितनी बच गई बच्चों 6, ठीक है। 12 को 6 से करें कितना 72, पावर 6 है तो कितना हो गया 78, यानी 8 लिख दिया, पावर कितनी बच गई बच्चों 7। 12 को 9 से करें तो कितना आता है 108 और 7 यानी कितना हो गया 115। क्लियर, आगे क्या बच गया मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3, और ये किस में आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये आ ही जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां से फाइनली अपन क्या कह सकते हैं देखो 10 टू पावर माइनस 3, ये 10 टू पावर माइनस 3 है, और ये क्या हो जाएगा ये -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 30 से। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, किसकी बात करें लेमडा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं यानी 1158, और ये क्या आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करा तो क्या लिखेंगे बेटा हमें पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर, नोट करो। वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर आए भी हैं। इसके आंसर आए हैं अमन 1160, आयुष 1158, नीतू जांगीर, ठीक है बेटा, संजीव, पूजा, फिर महकदीप, प्रियंका, ठीक है। अरे डेसिमल की गलती करिए, सॉरी, मान गए बेटा 1158, ठीक है। निकिता सैनी, ठीक है बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो नोट करो बेटा फटाफट। चलो बच्चों कर लिए नोट, कर लिए क्या, कर लिए सभी ने, जाने दे रहे,
चलो, तो ये अपने बात की ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इस पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बस ये ध्यान रखना बेटा, क्या गिवन और क्या आस्क, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। क्लियर? चलो, तो ये अपनी बात की ट्रांसपोर्ट नंबर, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। आपको याद है बेटा, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है वो मेनली क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका ऑलमोस्ट 50% पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ऑलमोस्ट 50% पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, एक एक प्रॉपर्टी सब कुछ अपने डिस्कस किया है, कैसे करना है, क्या करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल अपना कंप्लीट है। क्लियर? अब बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर। हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी नाम दे दिया जाता है इसके लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। लिख लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, लिख ली बच्चों हेडिंग। चलो बेटा, बात करते हैं बच्चों, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, वन बाय वन अपन बात करेंगे। इसमें मेनली क्या होते हैं, दो कंटेनर होते हैं बेटा। क्या कहा मैंने, इसमें मेनली क्या होते हैं, दो कंटेनर होते हैं। अलग अलग कंटेनर के रेस्पेक्ट में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो डायग्राम से इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मेनली इसमें क्या, ये मान लो इसका पहला कंटेनर है बेटा, ठीक है, ये इसका पहला कंटेनर है, ये इसका दूसरा कंटेनर है। ठीक है, समझना अच्छे से। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं, दो अलग अलग वेसल होते हैं। क्लियर? और दोनों कंटेनर में क्या होता है बेटा, दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फील होते हैं। क्या कहा, दो अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन भरे गए होते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? जैसे मान लो ये मैंने दो अलग अलग कंटेनर लिए हैं, इसमें मैंने दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन फील किया है। क्लियर? ठीक है। अब बात करें बच्चों इलेक्ट्रोड की, तो इसमें इलेक्ट्रोड भी क्या होता है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया बच्चों और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। क्लियर? ठीक है, दोनों अलग अलग वेसल में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट है बेटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो देखो कैसे करेंगे, ये इसके दोनों इलेक्ट्रोड है। तो मेनली क्या करेंगे, इस सेल की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, ये जो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं बेटा जिंक एनोड। क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं, जिंक एनोड। और ये क्या है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये है इसका बेटा कॉपर कैथोड। ठीक है, क्या कहा, जिंक एनोड एंड कॉपर कैथोड। आपको याद हो तो अपन ने एक बात कही थी, क्या, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है, उसमें क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, एनोड हमेशा पॉजिटिव हो कोई जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। किसमें, इसमें जो एनोड वाला पोल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर जिंक एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, खास कर ध्यान रखना बेटा। और ये जो कॉपर कैथोड होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है, अपन ने क्या कहा, इसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें क्या, इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, ZnSO4 सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें क्या है बेटा, CuSO4 सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा गया है। क्लियर? ठीक है, और ये जो दोनों जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं बेटा, एक बीच में एक ट्यूब से जुड़े होते हैं। क्या कहा, दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक ट्यूब से जुड़े होते हैं, और इस ट्यूब को नाम क्या दिया जाता है बच्चों, सोल्ट
ब्रिज, मैंने क्या कहा, इस ट्यूब को नाम क्या देते हैं, सोल्ट ब्रिज नाम दिया जाता है, लवण सेतु। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि ब्रिज, ब्रिज तो इसलिए दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। सोल्ट इसलिए क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, सोल्ट जैसे NaCl, KCl, इस टाइप से कई सारे लवण भरे गए होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करें बच्चों, देखो ये जो पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, क्या कहा, कंटेनर के साथ, इसको बोलते हैं हाफ सेल। मैंने क्या कहा, पहला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाफ सेल। क्लियर, ठीक है। ये जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसको भी क्या बोलते हैं, हाफ सेल, यानी अर्ध सेल। बार बार नाम आएगा बच्चों, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, या तो अकेले एनोड वाले सॉल्यूशन की तरफ या अकेले कैथोड वाले सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर, ठीक है। और ये जो दोनों सेल होते हैं, हाफ सेल, हाफ सेल अपन ने कहा, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं। क्या कहा, इसमें जो कंप्लीट सेल होगा, पूरा सेल होगा, वो कैसे बनता है, दोनों हाफ सेल के आपस में मिलने से। क्लियर, दोनों को आपस में मिलाएं तो क्या होता है, कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ठीक है। अब जो अपने लिखा है बेटा, इस बात को दोबारा समझना, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो इसमें एनोड क्या होता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है। तो ये जैसे Zn+2 की बच्चों देखो डायरेक्शन देखना, एनोड से सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर, ठीक है। और इसमें जो कॉपर होता है, आयन होता है, वो क्या करता है, कैथोड पर रिएक्शन करता है, कैथोड पर रिएक्शन करता है। तो ये Cu+2 आयन किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इनकी डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना। क्लियर, और करंट और इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों में, देखो डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग बात करें बेटा तो क्या होगा, नॉर्मली डायरेक्शन की बात करें बेटा तो क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है बेटा। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा इसे वापस समझना बेटा अच्छे से। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है, फिर डायग्राम को कंप्लीट करना, समझना। सबसे पहले देखो इसकी एक एक प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, वो क्या होता है, दो कंटेनर से मिलकर बना होता है। दो कंटेनर यानी दो पात्र, दो वेसल, ठीक है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन। क्लियर, दो इलेक्ट्रोड कौन से, एनोड और कैथोड, इनसे मिलकर बना होता है। और एक होता है बीच में सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, लवण सेतु। क्लियर, ठीक है। फिर अपन क्या कहेंगे, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, दोनों विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग कंटेनर में फील होते हैं, अलग अलग पात्रों में भरे गए होते हैं और अलग अलग प्रकृति के होते हैं। कैसे, ये जैसे ZnSO4 सॉल्यूशन है, ये कौन सा है, CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें, अब क्या कह सकते हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, अलग अलग पात्रों में रखे गए होते हैं, अलग अलग कंटेनर में इनको सेट किया जाता है। और दोनों की नेचर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये जिंक का है, जैसे मान लो ये है कॉपर का। क्लियर, ठीक है। और हमें पता ही है ये नेगेटिव होता है एनोड वाला, कैथोड वाला पॉजिटिव होता है। क्लियर, ठीक है। और जो दोनों कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसको अपन ने क्या कहा, हाफ सेल होता है, अर्ध सेल होता है। क्लियर, और दोनों हाफ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लवण सेतु यानी सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। क्लियर, ठीक है। और दोनों हाफ सेल मिलकर क्या करते हैं बेटा, एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया बेटा, कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अपने इंक्लूड किया इसमें, कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट करो बेटा, फटाफट कंप्लीट करो।
चलो डायग्राम को कंप्लीट कर लिया बेटा। चलो पुष्पेंद्र का मैसेज है ब्लर स्क्रीन, ठीक है ब्लर स्क्रीन। बेटा आपकी तरफ थोड़ी नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है शायद, हमारी तरफ से तो एकदम सही आ रहा है। यहाँ पर हम भी कनेक्ट है, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का ध्यान रखो बेटा, स्क्रीन और साउंड सब सही आएगा। चलो डायग्राम कंप्लीट कर लिया। चलो बेटा आगे बात करते हैं। ये तो जैसे बेसिक थ्योरेटिकल बातें अपन ने कही, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, कंटेनर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए, बीच में सोल्ट ब्रीज कैसे करना, क्या करना। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो बाहर से अपन ने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया था। तो अपन क्या कह रहे थे, बाहर से जो बैटरी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, वैद्युत अपघटनी सेल को क्या करती है, बाहर से करंट प्रोवाइड करवाती है, बाहर से धारा देती है। तो क्या होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है, वो क्या होता है, आयनों में टूटता है और अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो क्या होता है, बाहर बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रिएक्शन करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन इसमें अपोजिट होता है बच्चों। कैसे, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, खुद रिएक्शन करके क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी फिर क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर। और इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये बताओ, बाहर से हमें कोई बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं बेटा। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे अपना पेंसिल सेल वगैरह आता है बेटा, पेंसिल सेल वगैरह को अपन क्या करते हैं, अरे अपन जब यूज करते हैं तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं क्या, नहीं, डायरेक्टली अपन सेल डाला, जैसे अपने मोबाइल या जैसे मान लो कोई भी घड़ी वगैरह अपन डिवाइस यूज करते हैं, कैमरा हो, घड़ी हो, अपन क्या करते हैं, मोबाइल की बैटरी हो चाहे पेंसिल सेल वगैरह, अपन क्या करते हैं बेटा, सीधा सेल वगैरह डाला और काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करेगा यानी केमिकल एनर्जी, और उससे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्या समझ में आ गया, यस और नो। और ये प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अपने आप रिएक्शन होगी। हमें सेल के अंदर रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं, सेल के अंदर जो पदार्थ सबस्टांस आपने लिया है वो अपने आप रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बेटा। क्लियर। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। और ये प्रोसेस कैसा होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो हमें पता है, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए डेल जी क्या होगा बच्चों, डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर, डेल जी नेगेटिव होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप रिएक्शन कंप्लीट होगी। डेल जी नेगेटिव है तो ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड डब्ल्यू क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्यों, वर्क डन बाय सिस्टम सेल खुद वर्क करेगा, और खुद वर्क करेगा तो हमें पता है इसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होगी, नहीं होगी। मैंने क्या कहा था, डब्ल्यू वर्क को रिप्रेजेंट करता है, वर्क मतलब काम करने की टेंडेंसी, एफिशिएंसी। अगर हमें पता है खुद काम करते हैं तो हमें पता धीरे धीरे थकान फील होती नहीं होती, यानी हमें वर्क करने की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, डिक्रीज होती है, यानी नेगेटिव। क्लियर, बात समझ में आई क्या। तो लिखो बेटा स्टामा करके लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कन्वर्ट टू chemical energy into electrical energy या electric energy. Electrochemical cell is convert to chemical energy into electric energy, is convert to chemical energy into electric energy with the help of spontaneous redox रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन आप कहोगे सर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, एक एक करके बात करेंगे बेटा, एनोड और कैथोड पर कैसे रिएक्शन होगी। क्लियर, क्या कहा, विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। लिख लिए,
ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से, स्वतः क्यों होगी? क्योंकि मैंने क्या कहा, सेल के अंदर बाहर से रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से हम कुछ करते हैं क्या? नो, सीधा सेल डाला और अपन काम में लेते हैं, अपने आप उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन होती है। क्लियर? ठीक है, तो क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? ठीक है, ये जरूर लिख लेना बेटा। तो क्या लिखेंगे, डेल जी नेगेटिव, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, और डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। और डब्ल्यू नेगेटिव क्यों होगा, इसके आगे एरो लगा के जरूर लिख लेना बेटा। क्या, वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य, इसको क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य, सिस्टम खुद वर्क करेगा यहां पर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ने जैसे कहा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की, सर ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है? तो देखते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी। हमें पता है इसके जो दो इलेक्ट्रोड है दोनों पर रिएक्शन होगी नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? अगर हम बात करें एनोड, एनोड की बात करें तो बच्चों आपको याद है तो मैंने एक बात कही थी, यानी एनोड चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? इसका मतलब एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा, इस सॉल्यूशन में कौन है, जिंक, यानी जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और लॉस करेगा तो क्या होगा बेटा, Zn+2 O2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड अपने पास कौन है बेटा, कैथोड। ठीक है, कैथोड, कैथोड पर हमें पता है चाहे साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन आपको याद है मैंने एक बात कही थी, कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो वो गेन कौन करेगा, जिंक करेगा या कॉपर करेगा, कॉपर करेगा। तो क्या करेंगे, कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? बात समझ में आ गई? क्लियर? नोट करो बेटा। कर लिया बेटा नोट? कर लिया क्या? चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। देखो अब अपन क्या करेंगे, इस सेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, देखो जैसे मैंने एरो के साइन बनाए थे, जी यानी Zn+2 और Cu+2, इनका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों। क्या इसमें क्या होता है, एनोड क्या होता है, हमेशा डीकंपोज होता है। एनोड क्या होता है, डीकंपोज होता है। डीकंपोज होता है मतलब टूटता है, एनोड डीकंपोज होता है। और कैथोड पर क्या होता है, आयन डिस्चार्ज होते हैं। क्लियर? ठीक है, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो अपन ने क्या कहा था, एनोड और कैथोड दोनों ही क्या होते हैं, दोनों पर आयन डिस्चार्ज होते हैं, दोनों पर आयन जमा होते हैं। लेकिन यहां पर आयन किस पर डिस्चार्ज हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली कैथोड पर। क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे मान लो एनोड का डीकंपोज होना। आप देख सकते हो बेटा, जैसे अपन पेंसिल सेल यूज करते हैं, जब सेल खराब हो जाए तो जो ऊपर का जो कवर होता है उसको आप कभी देखना, उसमें जो बीच में ग्रेफाइट की जो रोड
होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, वो तो क्या करती है हमें पता है, यानी कैथोड की फॉर्म में वर्क करेगी, और जो बाहर जो पात्र होता है, लेयर होती है बेटा, वो क्या करेगा, एनोड की फॉर्म में वर्क करेगा। जब सेल खराब हो जाता है तो जो बाहर की जो लेयर होती है बेटा, उसको आप देखोगे तो अंदर से क्या होगा, उसके कई जगह वो अंदर से खराब हो जाती है, जैसे रस्टिंग होता है, जंग लगने वाला प्रोसेस होता है, कुछ वैसा शो होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एनोड कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिकम्पोज होता जाता है, तो बीच बीच में से उसकी लेयर कई जगह से टूट जाती है। क्लियर, वो परत टूट जाती है इस वजह से, क्योंकि वो डिकम्पोज होता जाता है। क्लियर, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड डिकम्पोज होता है। एनोड तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, टूटता जाता है, और आयन क्या होते हैं, कैथोड पर क्या होंगे, डिस्चार्ज होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। क्लियर, लिखो बेटा, लिखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in electrochemical cell anode, in electrochemical cell anode is decomposed, in electrochemical cell anode is decomposed, in electrochemical cell anode is decomposed, anode is decomposed, in electrochemical cell anode is decomposed, and ions are deposited at cathode. Ions are deposited at cathode. Anode is decomposed and ions are deposited at cathode. इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, क्या, अगर एनोड डिकम्पोज होगा तो एनोड ब्रेक होगा, एनोड अगर ब्रेक होगा तो हमें पता है क्या होगा, एनोड ब्रेक होकर क्या करेगा बेटा, एनोड की तरफ जो सॉल्यूशन था उसमें डिसोल्व होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एनोड वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, अरे आयंस की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी। क्लियर, जबकि इसमें बात करें, हमें पता है इस कैथोड वाले सॉल्यूशन में क्या होता है, जब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें से आयन खुद क्या करेंगे, रिएक्शन कर करके कैथोड पर जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन में तो आयनों की कंसंट्रेशन कम होगी, नहीं होगी, कम होगी बेटा। तो क्या कह सकते हैं, इसमें एनोड डिकम्पोज होता है और कैथोड पर आयन डिस्चार्ज होते हैं। एनोड डिकम्पोज होगा तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ एनोड सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, और इसमें क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन से आयन रिमूव होकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करते जाएंगे। क्लियर, ठीक है, स्टेटमेंट को कंटिन्यू करो बेटा। अभी अपन ने क्या कहा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेंगे, एनोड इज डिकम्पोज एंड आयंस आर डिपॉजिटेड एट ए कैथोड। So concentration of anode solution, concentration of anode solution increases. So concentration of anode solution increases. So concentration of anode solution increases, and concentration of cathode solution decreases with time. Concentration of anode solution increases and concentration of cathode solution decreases with time. Concentration of cathode solution decreases with time. Concentration of cathode solution decreases with time. बात समझ में आई बेटा, ठीक है। हिंदी में लिखो, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड विघटित होता है, एनोड विघटित होता है तथा एनोड विघटित होता है तथा कैथोड पर आयनों का जमाव होता है, कैथोड पर आयनों का जमाव होता है, एनोड विघटित होता है तथा कैथोड पर आयनों का जमाव होता है,
कैथोड पर आयनों का जमाव होता है। अतः एनोड विलयन की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। एनोड विलयन की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तथा कैथोड विलयन की सांद्रता समय के साथ घटती है। कैथोड विलयन की सांद्रता समय के साथ घटती है। लिख लिए? ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो आगे क्या कहेंगे। नॉर्मली अगर अपन बात करें, जैसे मैंने क्या कहा था, अपन जो डेली लाइफ में सेल यूज करते हैं बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन अप्लाई करके देखना बहुत इजी रहेगा। नॉर्मली हमने देखा जब भी हम सेल या बैटरी यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हमें गर्म फील होता नहीं होता? अरे हीट करता नहीं करता? करता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जब प्रोसेस होगा, हमें पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर वाले होते हैं। तो क्या होगा बेटा, यानी कोई प्रोसेस अपने आप कंप्लीट हो रहा है। अरे सीधी सी बात है, अपने आप कंप्लीट हो रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो हमें पता है जो सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो हीट लॉस करती है, तो बाहर का जो कंटेनर होता है बेटा वो क्या होता है, हमें गर्म फील होता है। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। क्लियर? ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल cell reaction, in electrochemical cell the cell reaction is exothermic in nature. Cell reaction is exothermic in nature. Cell reaction is exothermic in nature. हिंदी में लिखो, विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है। विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है, ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है। क्लियर? ठीक है। और यहां भी बात करें बच्चों, देखो जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से माना जाता है? बच्चा कहेगा सर आयंस की वजह से माना जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से? दोनों की वजह से माना जाता है। क्लियर? ठीक है, आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से, क्योंकि हमें पता है आयंस तो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन करते हैं और आयंस रिएक्शन करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही रोल होता है। तो जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से माना जाता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, the flow of current, the flow of current, the flow of current is considered, the flow of current is considered, the flow of current is considered partially by ions and partially by electrons. The flow of current is considered partially by ions and partially by electrons. हिंदी में लिखो, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह आंशिक रूप से आयनों, धारा प्रवाह आंशिक रूप से आयनों व आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण माना जाता है। धारा प्रवाह आंशिक रूप से आयनों व आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण माना जाता है। धारा प्रवाह आंशिक रूप से आयनों व आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण माना जाता है। लिख लिए? ठीक है। अब बच्चों देखो, नॉर्मली अगर हम सेल की बात करें तो देखो कोई हम सेल यूज करते हैं तो उसको पूरी जिंदगी यूज करते जाते हैं क्या? नहीं, हमें पता है एक टाइम पर जाके वो सेल खराब होता नहीं होता। सेल खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट रिएक्शन कर चुका होता है, उसके बाद वो और आगे रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? और जब सेल के अंदर कोई रिएक्शन करने के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये बताओ वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। इसी वजह से हम बोलते हैं सेल खराब
हो चुका है। क्लियर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, और अगर सेल काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाता है। ईएमएफ आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सेल ईएमएफ क्या होता है। तो अपन क्या कहेंगे, यानी कुछ टाइम बाद सेल का ईएमएफ जीरो हो जाता है। सेल का ईएमएफ, बच्चों देखो, सेल ईएमएफ अपन इसे डिटेल से पढ़ेंगे। सेल ईएमएफ जीरो हो जाता है। जब सेल ईएमएफ जीरो हो जाता है तो इस पॉइंट पर सेल वर्क नहीं करता। सेल वर्क नहीं करता, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्लियर, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो बेटा, आफ्टर ए डेफिनिट टाइम, आफ्टर ए डेफिनिट टाइम the cell EMF, after a definite time the cell EMF becomes zero. Cell EMF becomes zero. After a definite time cell EMF becomes zero. After a definite time cell EMF becomes zero and cell does not work in this condition. And cell does not work in this condition. Cell does not work in this condition. Cell does not work in this condition. And this condition is called, and this condition is called equilibrium state. And this condition is called equilibrium state. This condition is called equilibrium state. लिख लिए, इसके नीचे लिखो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या लिखेंगे, डेल जी। डेल जी क्या होगा, जीरो। एंड ई सेल, ई सेल भी क्या होगा बेटा, जीरो। दोनों जीरो हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। हिंदी में लिखो, एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है तथा इस स्थिति में सेल कार्य नहीं करता। इस स्थिति में सेल कार्य नहीं करता। इस स्थिति में सेल कार्य नहीं करता तथा यह स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है। यह स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है। यह स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है। आगे लिख लो, साम्य अवस्था की स्थिति में साम्य अवस्था की स्थिति में डेल जी जीरो तथा ई सेल जीरो। साम्य अवस्था की स्थिति में डेल जी जीरो, ई सेल जीरो। डेल जी जीरो और ई सेल जीरो। कर लिया बेटा नोट, ठीक है। अरे बात समझ में आई क्या, यहां तक बात ठीक है। चलो, ये अपने बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। बेसिकली क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया बेटा। क्लियर। चलो अब वन बाय वन बात करते हैं। बच्चों देखो, इसके डायग्राम में एक चीज जरूर हमने मेंशन की है, बीच में दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल थे अपने सॉल्यूशन को फिल किया अपन ने अलग अलग कंटेनर में, इनको हमने एक ट्यूब से कनेक्ट किया नहीं किया। अरे एक ट्यूब से कनेक्ट किया है। इस ट्यूब को अपन ने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, ठीक है। इस पे भी एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। ओके, हेडिंग लिखो बेटा, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज
लवण सेतु लिख लिए हेडिंग। चलो बात करते हैं, देखो सोल्ट ब्रिज क्या होता है। सोल्ट ब्रिज नाम से पता चल रहा है, ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या, ब्रिज का मतलब भी क्या होता है, सेतु, दो के बीच में संपर्क, ठीक है, यानी क्या करना, दो के बीच में आपस में संपर्क होना, सेतु का काम करता है बेटा। जैसे मान लो मेरे दोनों हैंड है, इन दोनों के बीच में ये मैंने मार्कर यूज किया बेटा, तो ये मार्कर क्या कर रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, दोनों के बीच में सेतु यानी ब्रिज का काम कर रहा है। तो वैसे ही सोल्ट ब्रिज भी क्या होता है, वैसे ही एक डिवाइस होती है, अपने एक ट्यूब की फॉर्म में यूज करते हैं इसे, तो क्या कहेंगे, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, क्या कहा, यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, यू शेप में फील किया था, याद है ना, तो क्या कहेंगे, सोल्ट ब्रिज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फील्ड बाय जिलेटिन लाइक सबस्टांस एगर एगर, ठीक है बेटा, अपने एक जिलेटिन सबस्टांस होता है, एगर एगर बोलते हैं, वो साथ में फील किया जाता है, ठीक है, और साथ में सोल्ट बोला है, इसे ब्रिज तो है, कनेक्शन का काम करता है इसलिए ब्रिज है, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा, सोल्ट भी यूज करते हैं, जैसे NaCl, KCl, NaNO3 और KNO3, कई टाइप के सोल्ट हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि सोल्ट होंगे तभी तो हमें पता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज ओनली ग्लास ट्यूब कर दे तो ग्लास तो हमें पता ही है नॉन कंडक्टर होता है, वो सर्किट को कंप्लीट करेगा क्या, अरे करंट फ्लो हो पाएगी क्या, नहीं होगी बेटा। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज is a U-shaped glass tube. Salt bridge is a U-shaped glass tube. Salt bridge is a U-shaped glass tube filled by. Salt bridge is a U-shaped glass tube filled by gelatin-like substance. Gelatin-like substance. Agar agar, gelatin like substance agar agar, in which NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 etc. salt are mixed, etc. salt are mixed, etc. salt are mixed, ठीक है। हिंदी में लिखो बच्चों, लिखो लवण सेतु, लवण सेतु एक यू आकार की, लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है। लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है जो जिलेटिन युक्त पदार्थ, जो जिलेटिन युक्त पदार्थ एगर एगर से भरी होती है, जो जिलेटिन युक्त पदार्थ एगर एगर से भरी होती है तथा इसमें NaCl, NaNO3, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 आदि लवण मिश्रित होते हैं, 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 आदि लवण मिश्रित होते हैं। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर, और यहां तक बात ठीक है। चलो ये तो अपने बात की बच्चों, देखो जैसे लवण सेतु मेनली होता क्या है, ये तो बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं वन बाय वन, ध्यान रखना इसमें बच्चों, ये जो सोल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें जो सोल्ट हम फील करते हैं, लवण भरे होते हैं, वो ध्यान रखना नॉर्मली क्या होते हैं,
इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इनर्ट होने चाहिए। मैंने क्या कहा, इसमें जो सोल्ट यूज करेंगे सोल्ट ब्रिज में, वो जो इलेक्ट्रोड अपन होता है एनोड कैथोड, उसके रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। आप कहोगे सर अगर इनर्ट ना हो तो क्या होगा, अक्रिय ना हो तो क्या होगा, सीधी सी बात, अगर एक्टिव होंगे, क्रियाशील होंगे, तो ये बताओ रिएक्शन करके क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, अवक्षेप का निर्माण करते हैं। क्लियर। आप कहोगे सर कैसे, तो नॉर्मली एक फेमस एग्जांपल है, अगर Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड का हम यूज कर रहे हैं, क्या कहा बेटा, कौन से इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, सिल्वर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में कभी भी NaCl या KCl सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये Ag के साथ रिएक्शन करते नहीं करते, तो क्या होता है, Ag प्लस Cl माइनस, ये क्या करेंगे, AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट अवक्षेप का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो द सॉल्ट used in salt bridge, the salt used in salt bridge, the salt used in salt bridge, the salt used in salt bridge should be inactive, the salt used in salt bridge should be inactive with respect to electrode, the salt used in salt bridge should be inactive with respect to electrode, should be inactive with respect to electrode, otherwise precipitate is formed, otherwise precipitate is formed, otherwise precipitate is formed। लिख लिए, एक एग्जांपल लिखो, लिखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaCl, KCl salt, NaCl, KCl salt are not used, NaCl, KCl salt are not used in presence of Ag electrode, not used in presence of Ag electrode, not used in presence of Ag electrode because AgCl is precipitate, AgCl is a precipitate। कैसे होता है ये लिख लेना, ठीक है। हिंदी में लिखो बच्चों, लिखो लवण सेतु में प्रयुक्त लवण, लवण सेतु में प्रयुक्त लवण लवण सेतु में प्रयुक्त लवण इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अक्रिय होने चाहिए। लवण सेतु में प्रयुक्त लवण इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अक्रिय होने चाहिए। लवण सेतु में प्रयुक्त लवण इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अक्रिय होने चाहिए। अन्यथा अवक्षेप का निर्माण होता है। लवण सेतु में प्रयुक्त लवण इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अक्रिय होने चाहिए, अन्यथा अवक्षेप का निर्माण होता है, अन्यथा अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो Ag इलेक्ट्रोड, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में NaCl, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में NaCl,
वह KCl लवण का प्रयोग नहीं करते, या NaCl KCl लवण को प्रयुक्त नहीं करते, क्योंकि AgCl अवक्षेपित होता है, क्योंकि AgCl अवक्षेपित होता है, क्योंकि AgCl अवक्षेपित होता है, AgCl अवक्षेपित होता है। क्लियर? ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों। देखो आगे इसका काम क्या है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है बच्चों उसके बारे में अपन क्या कहेंगे। अरे सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सोल्ट ब्रिज हमें पता है दोनों हाफ सेल होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता नहीं करता। अरे दोनों के बीच में कनेक्शन का ही तो काम करता है बेटा, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है तभी तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, परिपथ पूरा होता है। क्योंकि हमें पता है जैसे मान लो ये, जैसे मैंने मार्कर का एग्जाम्पल दिया, बीच में मार्कर है तभी तो मेरे दोनों हाथों के बीच में कॉन्टेक्ट है। अगर मार्कर नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, सोल्ट ब्रिज क्या करता है, यानी कनेक्ट टू बोथ, क्या करेंगे, हाफ सेल या बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। ठीक है, यानी सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, दोनों विद्युत अपघट्य के विलीन है उनको क्या करता है, आपस में जोड़ता है और सेल परिपथ को पूरा करता है। क्लियर? लिखो बेटा, सोल्ट ब्रिज कनेक्ट्स, salt bridge connects to, salt bridge connects to both electrolytic solution, salt bridge connects to both electrolytic solutions, both electrolytic solutions, both electrolytic solutions, both electrolytic solutions and complete the cell circuit, and complete the cell circuit, and complete the cell circuit। हिंदी में लिखो, लवण सेतु, लवण सेतु लवण सेतु दोनों विद्युत अपघट्य के विलीनों को जोड़कर, लवण सेतु दोनों विद्युत अपघट्य के विलीनों को जोड़कर सेल परिपथ को पूर्ण करता है। दोनों सेल विद्युत अपघट्य यानी क्या करेंगे, लवण सेतु दोनों विद्युत अपघट्य के विलीनों को जोड़कर सेल परिपथ को पूर्ण करता है, सेल परिपथ को पूर्ण करता है। लिख लिए? लिख लिए क्या? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो सोल्ट ब्रिज के बारे में क्या कह सकते हैं, ये क्या करता है, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मैंने क्या कहा, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि हमें पता दोनों अलग अलग अपने इलेक्ट्रोलाइटिक, बच्चों देखो सॉल्यूशन के एक कंटेनर ये था, दूसरा कंटेनर ये था। हमें पता ये एनोड वाला, ये कैथोड वाला। हमें पता है एनोड और कैथोड पर अलग अलग रिएक्शन होती नहीं होती, अलग अलग होती है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे में रिडक्शन होता है। हमें पता है एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिडक्शन में गेन होंगे। अगर क्या करता है, जैसे एक तरफ मान लो ओनली लॉस होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मान लो डेफिशिएंसी होगी, दूसरी तरफ गेन होते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, इधर क्या होगा, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस होगा। सपोज करो इस तरफ क्या होगा, सॉल्यूशन में बाय द वे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे रिडक्शन में, तो कंटिन्यूअसली डेफिशिएंसी होगी नहीं होगी, तो हमें पता क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और हमें पता है ये करता ही क्या है, सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो एक को इधर से इधर और इधर से इधर ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता, आयन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर एक तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, उसे दूसरी तरफ ट्रांसफर करके न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। बेटा आ गया समझ में? क्लियर? तो ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्लियर? ठीक है, लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, सॉल्ट ब्रिज, salt bridge maintain, salt bridge maintain, salt bridge maintain to electrical neutrality of both electrolytic solution, salt bridge maintain to electric neutrality of both electrolytic solutions,
salt bridge maintain to electric neutrality of both electrolytic solutions. Salt bridge maintain to electric neutrality of both electrolytic solutions. हिंदी में लिखो, लवण सेतु दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की लवण सेतु दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की लवण सेतु दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता लवण सेतु दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं बच्चों। देखो अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को अगर मेंटेन करे तो एक बात तो श्योर है, अरे दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ जो आयनों का फ्लो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है अगर एक आयन की स्पीड अगर क्या कम है दूसरे की ज्यादा है तो क्या होगा, अरे दोनों इक्वल टाइम पर पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। सर्किट सही से कंप्लीट होगा क्या? नहीं बेटा। न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी क्या? नहीं। तो खास बात ध्यान रखना, क्या मोबाइलिटी का रोल आ रहा है बेटा यहाँ पर, गतिशीलता। ठीक है, मूवेबल टेंडेंसी। तो क्या कहेंगे, अगर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट हम यूज करते हैं उसके आयंस की मोबाइलिटी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में जो आप आयन सॉल्ट यूज कर रहे हो उसके जो आयन है कैटायन और एनायन, अगर बाय द वे उनकी मोबाइलिटी क्या है, दोनों की डिफरेंट है, तो हमें पता है उनके ट्रांसफर होने की रेट अलग अलग होगी, नहीं होगी? होगी बेटा। तो एक इलेक्ट्रोड पर पहले पहुंच जाए दूसरा बाद में पहुंच रहा है, तो ये बताओ न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी क्या? नहीं। रिएक्शन में क्या होगा, यानी रिएक्शन सही से कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बेटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट। टू maintain the electric neutrality of electrolytic solution, to maintain the electric neutrality of both electrolytic solutions, to maintain the electric neutrality of both electrolytic solutions, to maintain the electric neutrality of both electrolytic solutions, to maintain the electric neutrality of both electrolytic solutions, the ions of salt या फिर ionic mobility of the ions of salt used in salt bridge, the ions of salt used in salt bridge, ions of salt used in salt bridge should be almost equal, should be almost equal mobility, should be almost equal mobility. क्लियर? फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं इस बात को। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, the ions of salt used in salt bridge should be almost equal ionic mobility. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता, वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वैद्युत अपघट्य विलीनों की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु में प्रयुक्त लवण, वैद्युत अपघट्यों के विलीनों की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु में प्रयुक्त लवण के आयनों की गतिशीलता, लवण सेतु में प्रयुक्त लवण के आयनों की गतिशीलता लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए।
लगभग समान होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर? ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया बेटा, क्या एक वर्ड आता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव द्रव संधि विभव। ओके ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अरे सीधी सी बात है बच्चों, देखो अगर करंट फ्लो होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बच्चों देखो मेनली होता क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता नहीं होता? अरे फिजिक्स में जैसे अपन पढ़ते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, तो कभी भी करंट फ्लो यानी धारा प्रवाह होगा क्या? नहीं। अगर सोल्ट ब्रिज नहीं होगा, सोल्ट ब्रिज नहीं होगा, तो हमें पता है क्या होगा, यानी मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी एक तरफ क्या हो रहा है, आयंस और इलेक्ट्रॉन। सोल्ट ब्रिज का काम ही क्या है? आयन और इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ ट्रांसफर करना। क्लियर? अगर ये ट्रांसफर नहीं करेगा तो हमें पता है एक तरफ क्या होगा, आयन और इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, दूसरी तरफ क्या होंगे, डेफिशिएंसी में होंगे बेटा। क्लियर? इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेराइव होना। ठीक है बेटा? इसके अकॉर्डिंग बात करें, सोल्ट ब्रिज करता ही क्या है, इसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है, इसकी ओरिजिन को रोकता है। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करके ये आयन और इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड ट्रांसफर करता है बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है। क्या हुआ? चलता ना कंटिन्यू कंप्लीट करने दो। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, यानी सोल्ट ब्रिज का मेजर वर्क क्या है बेटा? स्टामा करके लिखो बेटा, लिखो सोल्ट ब्रिज, स्टामा करके लिखना। इस पॉइंट को सबसे ज्यादा पूछा गया है, बात वही है, बस इसको अलग वे में पूछता थोड़ा सा। लिखो सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स, सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स, सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स टू ओरिजिन ऑफ ए, salt bridge prevents to origin of liquid liquid junction potential, salt bridge prevents to origin of liquid liquid junction potential and the potential difference arises between both liquid solutions, arises between both liquid solutions। फिर से रिपीट कर रहा हूं, salt bridge prevents to origin of liquid liquid junction potential and the potential difference arises between both liquid solutions। क्लियर? हिंदी में लिखो, लवण सेतु, लवण सेतु दोनों द्रव विलीनों के मध्य, लवण सेतु दोनों द्रव विलीनों के मध्य उत्पन्न द्रव द्रव संधि विभव, द्रव द्रव संधि विभव तथा विभवांतर की उत्पत्ति को रोकता है। दोनों द्रव विलीनों के मध्य उत्पन्न द्रव द्रव संधि विभव व विभवांतर की उत्पत्ति को रोकता है। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स, सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स टू ओरिजिन ऑफ, सोल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स टू ओरिजिन ऑफ बैक EMF, salt bridge prevents to origin of back EMF और opposite EMF, salt bridge prevents to origin of back EMF और opposite EMF। हिंदी में लिखो, लवण सेतु, लवण सेतु पस EMF, पस विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं बेटा इसे, पस EMF या विरोधी EMF की उत्पत्ति को रोकता है, बस EMF या विरोधी EMF की उत्पत्ति को रोकता है। बच्चे के दिमाग में सर ये क्या था, ये बच्चों क्या है, एक्चुअल में क्या होगा? देखो नॉर्मली अगर अपन बात करें EMF की बात करें बेटा, दो टाइप के EMF होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल EMF जो सेल को काम कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? एक होता है बैक EMF, अपोजिट EMF जो क्या करता है,
बैरियर का काम करता है, ठीक है, यानी सेल की एफिशिएंसी को कम करता है बेटा, क्लियर, ठीक है। अगर ये सोल्ट ब्रिज नहीं होता तो हमें पता चार्ज का इनबैलेंस होता नहीं होता चार्ज का इनबैलेंस होता, सर्किट भी कंप्लीट नहीं होता, तो क्या होता, सेल धीरे धीरे खराब होता नहीं होता। और नॉर्मली हम बात करें सेल धीरे धीरे खराब ही क्यों होता है, यानी हमें पता यूजलेस क्यों हो जाता है, क्यों, सेल का जो नॉर्मल ईएमएफ होता है, जो उसके वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और जो बैक ईएमएफ वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, क्लियर। इसी वजह से एक टाइम के बाद सेल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर चार्ज में इनबैलेंस होगा तो हमें पता क्या होगा, सेल रिएक्शन डिस्टर्ब होगी नहीं होगी, होगी। ये इसी चीज को तो रोकता है, क्या, चार्ज को दोनों साइड में ट्रांसफर करके जो बैक ईएमएफ होता है, अपोजिट ईएमएफ होता है, उसकी ओरिजिन को रोकता है, सेल को सही से वर्क करवाता है, यानी नॉर्मल ईएमएफ को सपोर्ट करता है बेटा। ये आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। इसके बारे में लास्ट पॉइंट क्या, अगर मैं सोल्ट ब्रिज को हटा लूं तो क्या हो जाएगा, अरे सेल ईएमएफ जीरो होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। जैसे अपने मार्कर का एग्जांपल लिया था, अपने दोनों हाथ के बीच में देखो कनेक्शन क्या है, ये मार्कर, अगर इस मार्कर को मैं हटा लूं तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, नो, सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, यानी सेल ईएमएफ विल जीरो, क्लियर, ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिखो, if a salt bridge is removed, then cell EMF will zero. If salt bridge is removed, then cell EMF will zero. हिंदी में लिखो, यदि लवण सेतु को हटा दिया जाए या लवण सेतु हटा दिया जाए तो सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है, तो सेल ईएमएफ शून्य हो जाता है, क्लियर, ठीक है। टिक लगाने वाला क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो, which is not an essential part of a cell, which is not an essential part of a cell, हिंदी में लिखो, निम्न में से कौन सा सेल का अनिवार्य भाग नहीं है, इनमें से कौन सा सेल का अनिवार्य भाग नहीं है, विच इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेल। ऑप्शन लिखो बेटा, एनोड, फिर लिखो कैथोड, नंबर 3 लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नंबर 4 सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चा कहेगा सर ये क्या हो गया, अभी तक जो हमने सेल के बारे में पढ़ा था उसमें तो सभी का यूज होता है, एनोड भी चाहिए, कैथोड भी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैद्युत अपघट्य का विलीन भी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु भी चाहिए, लेकिन सॉल्ट यानी जो सेल होता है अपना, उसका एसेंशियल पार्ट, अनिवार्य भाग कौन सा नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज होगा बेटा। इसका रीजन क्या है बच्चों, एक्चुअल में क्या, ये तो ओनली एंड ओनली काम क्या करता है, अरे सीधी सी बात है, कोई भी सेल होता है उसके अंदर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये तो हर हाल में होता ही होता है, ये तो सेल का ओरिजिनल पार्ट होता ही होता है। लेकिन सॉल्ट ब्रिज तो हमने क्या एक्स्ट्रा यूज किया है, किस लिए, दोनों हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए बेटा। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये तो एक्स्ट्रा क्या करते हैं अपन, एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। बाकी सेल का जो मेजर पार्ट होता है वो तो कौन कौन होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इनके बिना कोई भी सेल कंप्लीट हो सकता है क्या, नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना। तो सॉल्ट ब्रिज तो हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं, नॉट ए एसेंशियल पार्ट बेटा। आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। तो ये अपने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में बेटा, ठीक है। आज का पार्ट काफी थ्योरेटिकल पार्ट था बेटा, जो मैंने पॉइंट एक एक स्टेटमेंट लिखाया है, समझाया, वो एग्जाम में पूछा हुआ या पूछ सकता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से रिवाइज करना, जो बताइए बेटा क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। कोई भी डाउट हो पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल ईएमएफ वगैरह, ये सब क्या होते हैं, 1 बाय 1 समझने वाला पोर्शन कैसे करना है, क्या करना, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर, ठीक है, ओके, बाय। यार दिखाओ, मैसेज तो दिखाओ।